तुम्हारी फर्स्ट अटेम्प्ट में कितनी परसेंट आई थी? 71% आई। सेकंड? 99.5। 15 लाख दिए थे? नहीं भैया, ऐसी क्या बात कर रहे हो। एडवांस में कितनी रैंक थी? 8K। नमस्ते, सत श्रीकाल, केम छो, नक्कम, आदार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं गनीगल, सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आज आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके आया हूँ आदित्य आर्यन के साथ, जिसका ग्लिम्स आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। तो उसने ये ऐसे कैसे किया, वो 71 परसेंटाइल से एडवांस में 8000 रैंक कैसे लेके आया, इसके लिए स्टे ट्यून विद द वीडियो। एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले लाइक का बटन ठोको, शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना आगे नहीं बढ़ोगे, तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो कैसा है आदित्य, और अभी NSUT कैसा लग रहा है एडमिशन के बाद? मैं बढ़िया हूँ बिल्कुल सर, और NSUT भी बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के अच्छे फ्रेंड्स बन रहे हैं। सीनियर्स कैसे हैं? सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल सीनियर्स हैं हमारे। ओके, नाइस। तो यार सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 71 परसेंटाइल लाने के बाद जो है बहुत सारे बच्चे होप्स खो देते हैं, ठीक है। एंड सेकंड अटेम्प्ट पर आते आते वो लोग सोचते हैं ठीक है 95 आ जाए या 97 आ जाए तो उनके लिए बहुत हो जाता है, बट यू स्कोर 99.5। तो उसके पीछे क्या मोटिवेशन रहा या तुमने कैसे उसको कोप अप किया? सो इसके लिए मेरा ये रीज़न था कि 11th में मुझे पेरेंट्स ने मेडिकल दिलवाया था और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था बायोलॉजी में। सो 11th मैंने रिपीट करी, मैथ्स लिया, और 11th रिपीट करने के बाद जब मेरे 71 परसेंटाइल मार्क्स आए थे, सो माय पेरेंट्स टोल्ड कि तुम एक और ड्रॉप ले लो, वापस से प्रिपरेशन करो। और मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस से मैं एक और ड्रॉप लेके फिर पुश करूँ अपने आप को। सो आई हैड द लास्ट चांस, मैंने ग्राइंड स्टार्ट की, कवर अप किया, एंड नाउ हियर आई एम। तो आदित्य जब 71 परसेंटाइल आया तब घर वालों का रिएक्शन क्या था, एंड जब 99.5 परसेंटाइल आई या जब 8000 रैंक उनको पता चली कि एडवांस में है तो तब उनका रिएक्शन क्या था? दोनों में डिफरेंस क्या रहा? जब 71 परसेंटाइल आई तो घर वालों ने होप्स छोड़ दिया। पापा ने सीधा कह दिया मुझे कि तुम अब कोटा चले जाओ, ये दे दो सेकंड अटेम्प्ट, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम 71 से ज़्यादा कहाँ तक पहुँचोगे, 85 या 90 पहुँचोगे। मम्मा भी होप्स खो ही चुकी थी। घर मतलब किसी को एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि मैं ऐसा कमबैक कर पाऊँगा या कुछ कर पाऊँगा। और जब 99.5 परसेंटाइल आया, सो 2 या 3 दिन हो गए थे, 2-3 दिन से मैं पापा ट्राई कर रहे थे वेबसाइट पे, नहीं हो रहा था। रात को 3:28 शायद यही टाइम था, मैंने जस्ट रिफ़्रेश किया और मुझे लगता है मैं फर्स्ट ही था जिसने लॉगिन किया था। तो लॉगिन करके पासवर्ड लिखने टाइम मेरे हाथ काँप रहे थे, मुझे लग रहा था कि होएगा नहीं होएगा, मतलब वो सिचुएशन बहुत वो था। मैंने पापा को बुलाया, मैंने पापा को कहा पापा मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, एंटर करूँगा, मैं नहीं देखूँगा, आप देखना। मैं एंटर करके रूम से बाहर चला गया, मम्मी पापा दोनों आए, उन्होंने मुझे हग किया। मतलब मैंने पहली बार अपने पापा के आंखों में आंसू देखा था, और वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छा मोमेंट था। आपके जैसे जो भी डाउट्स हो ना बच्चों, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आदित्य से पूछ लूँगा एंड वो आपको जवाब दे देगा। और साथ में लाइक बटन भी दबा देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड रीच बढ़ाते रहना अपने दोस्तों में शेयर करके। ओके, तो अब जनरली बच्चों का सवाल ये रहता है कि क्या किया था आपने ऐसा क्या किया कि 71 परसेंटाइल से सीधा एडवांस में, बेसिकली एडवांस में 8K रैंक, 2 महीने थे सिर्फ दोनों के बीच में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में और एडवांस में सिर्फ 2 महीने का गैप था, और उसमें इन्होंने ये सारा कवर किया था। 71 परसेंटाइल आया, जस्ट मुझे याद है एक दिन तक मैं बिल्कुल वही सोच रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या डिसीजन रहेगा मेरा, ड्रॉप या आगे मैं फर्दर ग्राइंड करूं इस चीज़ के लिए। एक दिन पूरा लिया मैंने, नेक्स्ट डे से मेरे पास शायद 25 डेज़ थे। सो 25 डेज़ में मैंने 25 पेपर सॉल्व किए जेईई मेंस के। मेरा ये रहता था, सुबह बैठा 3 घंटे का एक पेपर दिया, फिर एनालाइज़ किया 1 घंटे में उसको पूरा। पेपर एनालाइज़ करने के बाद मैं 3-3 घंटे पर सब्जेक्ट को देता था, और मेरी बैठने का वो मतलब मैं एक जगह बैठ के कोई चीज़ नहीं कर सकता था, और इसी वजह से मैं थोड़ी देर पढ़ा, उठ गया, लिंक टूट जाता था। तो इसके लिए मैंने चेयर पे बैठ के अपना दोनों पैर रस्सी से बांध के मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। 3 घंटे का एक सब्जेक्ट का होता था रिवीजन, फिर उठा 10-15 मिनट थोड़ा घूमा, कुछ किया, फिर वापस 3 घंटे पैर बांधे, ख़त्म स्लॉट,
फिर 3 घंटे पैर बांधे, खत्म स्लॉट। और ये इन सब के बाद लास्ट में 1 घंटा या 2 घंटा अगर बच गया, एक्स्ट्रा बच गया, तो उसमें मैं बैठ के मैंने शॉर्ट फार्मूलेज़ की नोटबुक बना रखी थी। तो वो शॉर्ट फार्मूलेज़ मैं रोज़ रिवाइज़ करता था, क्योंकि ये जेईई मेंस में बहुत काम आएगा। आप जितने शॉर्ट ट्रिक्स जल्दी आप करोगे तो उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, टाइम बचेगा आपके पास। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस अटक रहे हैं जेईई मेंस के अंदर, सो उसके लिए आपके पास टाइम बचेगा लास्ट में। सो ये था मेरा जेईई मेंस का पूरा 71 to 99.5 परसेंटाइल की तैयारी किया। तो देख लो बच्चों, जैसा कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स काम आ जाते हैं, या फिर कोई फॉर्मूला बता दो तो काम हो जाता है, तो ऐसे नहीं होगा, बैठना पड़ेगा। एंड जनरली बच्चे सोचते हैं कि अब चलो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन आपको जेईई अगर क्लियर करना है ना, तो आपको ये सोचना है कि चलो अब खाना खा लेते हैं, कि चलो अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। ये आपको तब सोचना है, वरना आपको हर टाइम पढ़ना है, ऑलमोस्ट पूरे टाइम आपको पढ़ना है। और दिमाग में आपके यही चलते रहना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, या कौन सा चैप्टर रह गया है, कोई बैकलॉग रह गया है। तो इन सबको क्लियर करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और बाकी तो आदित्य ने आपको बताया कि उसने प्रिपरेशन कैसे करी थी। ये 25 डेज़ एक्चुअली 71 परसेंटाइल जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, सेकंड अटेम्प्ट में 35 डेज़ का गैप था। 35 डेज़ का था ना? यस सर। हाँ, 35 डेज़ का गैप था। एंड उसके बाद कुछ 1 महीने में, 1 सवा महीने में आपका इनका एडवांस था। ठीक है, तो इस तरीके से इसने प्रिपरेशन करी। तो यार जैसे 11th में तुमने बायोलॉजी ले रखी थी, तो 1 साल पूरा तुमने बायोलॉजी पढ़ा, एंड देन शिफ्टिंग टू मैथ्स, तो क्या डिफ़िकल्टीज़ थी? देखो, मैंने चेंज किया। सो डिफ़िकल्टी यही था कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। मैंने सोचा कि मैथ्स तो मेरा सब्जेक्ट है, 10th तक इतना अच्छा किया है मैंने, कर लूँगा 11th में भी। फिर आया रियलिटी चेक 2 महीने बाद। पहला ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ हुआ हमारे इंस्टीट्यूट का, उसमें पता चल गया कि हम कहाँ कितने पानी में हैं। फिर वही रहे कि क्लासेस के साथ रेगुलर रहा, अपने नोट्स पूरे बनाए, ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में भी नहीं आ रहा है, बाद में आपके पास नोट्स है, आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स जो रहते हैं, वो कुछ भी हो, अगर आप वापस से पढ़ोगे तो वो दिमाग में बैठता है, थोड़ा बहुत तो बैठता है। सो नोट्स बना के रखे। 11th कुछ खास तो नहीं गया मेरा, एवरेज टाइप था। 12th किया, 12th के बोर्ड्स चल रहे थे, फिर तो नॉर्मल उसमें भी नोट्स ही बनाए। जो 71 परसेंटाइल आया, सो मेरे मैथ्स में 96 थे और बाकी सब में तो बहुत कम थे। सो मैंने यही किया कि मैंने जो नोट्स बना रखे थे उसको 2 बार पढ़ा, पेपर देता था, एनालाइज करता था। फिर वो जो मेरा टाइम स्लॉट रहता था 3-3 घंटे वाला, उसमें मैं जो कंसेप्ट में दिक्कत आया उस दिन के पेपर में, वो कंसेप्ट के नोट्स पढ़ता था और फिर उस पर PYQs बनाता था उस पर्टिकुलर टॉपिक के। तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग करते गया। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो आप छोटे छोटे टॉपिक्स करते जाओगे तो आपका बड़ा सिलेबस एकदम अच्छे से कवर होगा। आप एक ही दिन सोचोगे कि ये पूरा चैप्टर मुझे कवर करना है, वो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आप टॉपिक वाइज कवर करते जाओगे तो आप आराम से वो चैप्टर को पूरा ख़त्म कर दोगे। सो मेरा ये ऐसा ही रहा है पूरा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। टेस्ट सीरीज़ का और मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते रहते हैं, बट उनको एक तो एनालाइज नहीं करते, एंड प्लस मॉक टेस्ट देते हैं कि पढ़ तो रखा है, क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है पेपर के लिए? देखो, टेस्ट सीरीज़ का ये है कि आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तो आप उसको एनालाइज करो, उसमें देखो कि आप किस टॉपिक में लैग कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। जब तक आप वो नहीं देखोगे तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है टेस्ट सीरीज़ देने का। चाहे मार्क्स जैसे भी आ रहे हो, मार्क्स अच्छे भी आ रहे हैं, फिर भी आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और जो एग्ज़ाम से 1-1.5-2 महीने का टाइम रहता है, इसमें आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ करके ही एनालाइज करके टॉपिक कवर करो, क्योंकि आप उस टाइम पे पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइम पे आप मॉक टेस्ट ये सब दे के आप अपने टॉपिक्स निकाल सकते हो जिसमें आपको दिक्कत है। सो मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग से टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस नॉर्मल रखो, लेकिन लास्ट का जो आपका 2 महीने का पीरियड रहता है एग्ज़ाम से, उसमें आप टेस्ट सीरीज़ दो, एनालाइज करो, टॉपिक्स निकालो जिसमें दिक्कत है, टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करो। वो ज़्यादा रिज़ल्ट में उससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिलेगा। हालांकि आप जो सिलेबस करके बस रिवाइज करके जाओगे उससे उतना वो नहीं डिफरेंस नहीं रहेगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सुबह पढ़ना चाहिए या रात को पढ़ना चाहिए या लेट नाइट ठीक है, तो कोई टाइम का इशू है या फिर कभी भी पढ़ो, बस तुम्हारा पढ़ने वाला टाइम जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए? टाइम का ऐसा कुछ इशू नहीं है, ऐसे मतलब कहते हैं हमारे मम्मी पापा, तो ये सब इन्होंने यही कहा है कि सुबह उठ के पढ़ो तो ज़्यादा अच्छे से होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। आपका अपना टाइम रहना चाहिए
और आप किस इन्वायरमेंट में आप कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए। टाइम मैटर नहीं करता, वो इन्वायरमेंट मैटर करता है जिसमें आपका कंसंट्रेशन पूरा लगा हुआ है उस चीज़ के अंदर। अगर इन्वायरमेंट ही नहीं बनेगा पढ़ाई का तो आप कहीं पर भी बैठ जाओ, सुबह बैठ के पढ़ लो, पढ़ नहीं पाओगे आप। इन्वायरमेंट बनना चाहिए, इन्वायरमेंट बना रहेगा तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे और पढ़ाई रियली इन्जॉय करोगे। तेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था उसमें? मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, जो स्टार्टिंग से मैथ्स के वजह से ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे बायोलॉजी दिलवाया था, मैं मेडिकल कर रहा था 11th में, बट 9th क्लास से मैं मैथ्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और मेरा मैथ्स बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे करने में बहुत मज़ा आता है। प्रैक्टिस करो और जिस टाइप का आप सोचने लग जाते हो मैथ्स करने के बाद, वो 24 आवर्स कभी कभी चलते रहता है दिमाग में। सो मैथ्स वन ऑफ द माई फेवरेट सब्जेक्ट था। एंड योर वीकेस्ट सब्जेक्ट? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वॉज द वीकेस्ट सब्जेक्ट। मतलब आप जितने भी देखोगे स्टूडेंट्स टॉपर्स होंगे, वो बोलते हैं कि केमिस्ट्री करो यार, केमिस्ट्री स्कोरिंग है। मेरे केमिस्ट्री में स्कोर नहीं आते थे, मुझे नहीं पता, मतलब याद नहीं होता या क्या था, मेरा दिमाग केमिस्ट्री के लिए काम नहीं करता था। सो केमिस्ट्री भी मैंने जो सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी की है, केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी किया है, फिज़िकल एनसीईआरटी किया है, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी किया है पूरा, और ऑर्गेनिक के लिए कुछ नोट्स बनाए हुए थे मेरे पास। सो वो नोट्स बस रट लिए मैंने, क्योंकि रटने के अलावा मुझे समझ नहीं आई केमिस्ट्री आज तक। केमिस्ट्री मेरे दिमाग में नहीं घुसी है। तो एट लास्ट अब हम ब्लॉक 6 के छत पर हैं और यहाँ से यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट सब कुछ दिख सकता है, सारे ब्लॉक्स दिख सकते हैं और उसकी खूबसूरती भी। वापस से करो, मैं उल्टा मुड़ गया इधर। तो अब लास्ट क्वेश्चन, जो कि सारे जूनियर्स इंतज़ार कर रहे होंगे, सारे जी एस्पिरेंट्स, तो क्या टिप्स देना चाहोगे तुम कि जनरली सोचते हैं कि 11th वेस्टेड हो गया, या फिर सोचते हैं कि यार अब तो बहुत 4 महीने बचे, 6 महीने बचे, क्या करूँगा मैं, टाइम ही नहीं है, तो उनको तुम क्या टिप्स देना चाहोगे? एक प्रो टिप यही है कि गिव अप मत मारो, जब तक टाइम है तब तक करते रहो, और एक बार में सिलेबस पूरा कंप्लीट करने का ट्राई मत करो। छोटे छोटे टारगेट बनाओ और डेली टारगेट्स बनाओ, कम से कम आधे दिन का भी ऐसा टारगेट बनाओ। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओगे तो जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। हालांकि तुम बनाओगे कि 2 दिन में इतना करना है, 4 दिन में इतना करना है, इतना लंबा टारगेट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। छोटे टारगेट बनाओ, जल्दी जल्दी ख़त्म होगा और अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम्हारे टारगेट्स पूरे होंगे। बड़ा टारगेट बनाओगे, पहला अगर टारगेट हो भी गया एक, लेकिन कुछ भी अगर थोड़ा सा भी वो रहेगा कि टारगेट रह गया, तो फिर वो एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है अपने दिमाग के अंदर, और फिर उसके वजह से आगे का जो वो रहता है, टाइम रहता है, वो फिर वेस्ट हो जाता है। फिर रहेगा कि बैकलॉग हो गया, अब आगे का टारगेट पूरा करूँ कि अपना बैकलॉग कंप्लीट करूँ। तो बैकलॉग वाला सिचुएशन आने मत दो, छोटे टारगेट बनाओ और उसी को कंप्लीट करो, उसी से तुम्हारा पूरा हो जाएगा। और मेरे तरह मत बनना कि 1 महीने में 2 महीने में ऐसा करना है। आराम से पहले से करते रहो, 4 महीने लगाओ, 4 महीने टाइम से पहले अपने पेपर पर सॉल्व करना स्टार्ट करो। रोज़ पेपर करने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में 3 पेपर करना है, एनालाइज करना है और पढ़ाई करनी है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है, करने पे कर लोगे, बस वो दिमाग में होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मुझे करना है। तो ये जिसको भी कोठी बंगला चाहिए तो पढ़ाई कर लेना और अच्छे कॉलेज में आ जाना। और दिस इज़ इट विद आदित्य। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई भी डाउट हो या कुछ भी लिखना हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।